अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ईद की छुट्टियों के बाद वेलकम बैक। थोड़ा वार्म अप होने में मुझे भी कल टाइम लगा, मैंने तो कल लगा लिया था। आई होप आप भी कोई वार्म अप में टाइम लगा के आए हैं, याद करके आए कि क्या पढ़ लिया था, कहाँ तक पहुँच गए थे, कुछ याद करके आए, रिफ्रेश करके आए हैं अपना। चलें जी, और आई होप कि इंशाअल्लाह आगे अब हम चलेंगे तो पिछली चीज़ें को बहुत ज़्यादा पुरानी हमारी लिए होंगी नहीं। हमारा चैप्टर चल रहा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, और उसमें हमारी डिस्कशन हो रही थी पास्ट पेपर्स पे। ये डिस्कशन हमारी पहुंच चुकी थी लास्ट लेक्चर जो आपसे शेयर हुआ उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है जी, तो अब हमें जो डिस्कस करना है दैट इज ऑटम 23 का क्वेश्चन 4, सितारा एंटरप्राइजेस। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, एक आध क्वेश्चन इसका मैंने होल्ड किया हुआ है, शायद मैंने आपको बताया हो कि वो हम आगे चल के करेंगे। जो मेरी प्लान में शामिल है, मैं बता देता हूं वो कौन सा क्वेश्चन है जो मेरे प्लान में शामिल है, लेकिन हम आगे चल के कर रहे होंगे। बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ? फिलहाल तो हम सितारा एंटरप्राइज का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो मेरे प्लान में है, जो हमने आगे चल के करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका, वो भी मेरे प्लान में है, लेकिन मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा ओवरहेड के चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ना है ओवरहेड का, फैक्ट्री ओवरहेड का, इसके एंड पे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ी सी डिस्कशन, कॉन्सेप्ट, बेसिक सा ओवरहेड से रिलेटेड भी शामिल है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। आप भी उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूं ऑटम 23 के क्वेश्चन 4 के ऊपर। ऑटम 23 के क्वेश्चन इस किताब के एंड पे जनाब लगे हुए आपके पास। पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे इसके एंड पे लगा हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है सितारा एंटरप्राइजेस का। अच्छा, ऑटम 23 का क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे स्लाइड पे अवेलेबल नहीं है, उसमें इसको किताब से ही फॉलो करते हैं। किताब के ऊपर पेज 558 पे आपके पास आ रहा है जी। ठीक है, तो यहां से इसको फॉलो करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट पेज पे 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड द कॉस्ट of the raw material consumed after taking into account the above adjustment for the quarter ended 31st August 2023.
इन एडजस्टमेंट्स के बाद बताइए कि आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी और आपके पास इन्वेंट्री जो स्टॉक कंज्यूम हुआ है उसकी कॉस्ट क्या होगी। चलें जी सवाल पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं। सितारा एंटरप्राइजेज SE इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स that are supplied to retailers and large beauty parlors. SC cost accounting records show the following data for the quarter ended 31st August 2023. रॉ मटेरियल है जी A, B, C, D, E and F, इसके अलावा अदर्स भी हैं। F तक के जो रॉ मटेरियल हैं इनकी ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। परचेज प्राइस पर केजी या यूनिट, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स केजीज में मेजर हो रही हैं, कुछ प्रोडक्ट यूनिट में मेजर हो रही हैं, उनकी परचेज प्राइस गिवन है और उनकी टोटल परचेजेस की वैल्यू बताई गई है। ठीक है जी। इसके अलावा फिर हमें मजीद आगे कहा गया है कि SC यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड रॉ मटेरियल्स which are valued using FIFO. The values of opening and closing inventories of raw materials are as per general ledger are 10.5 and 15.7. यह आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री की वैल्यूज हैं जनरल लेजर के मुताबिक। Any adjustment in the value of inventory due to NRV or excess shortage are accounted for directly to the P&L, मतलब वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन को चार्ज नहीं की जाती। अगर आपने किसी इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट की 100 रुपया, आपने उसकी NRV कैलकुलेट की 80 रुपये, तो आपको 20 रुपये की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। आपके लेजर में हमने बात की हुई है, लेजर में नॉर्मली इन्वेंट्री कॉस्ट पे आ रही होती है ईयर एंड पे। ईयर एंड पे आप फिर जो इन्वेंट्री आपके पास आ रही है उसकी NRV मेजर करते हो और अगर NRV कॉस्ट से कम हो तो लेजर को आप NRV पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे यहां पे उसने वही बात लिखी है, यहां पे नहीं, यहां पे लिखी है कि अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपया है और आपकी NRV आई से 80 रुपए की, 20 रुपए की आपने एडजस्टमेंट डालनी है। वो कह रहे हो एडजस्टमेंट जो है वो डायरेक्ट P&L को जाएगी। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। शायद एक जहन में, किसी बच्चे के जहन में यह भी आ सकता है कि हम उस एडजस्टमेंट को कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज कर दें, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम चार्ज नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करने में और P&L को चार्ज करने में क्या फर्क हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल भी तो P&L में जा रही होती है ना। जरा सवाल दोबारा सुनो जरा। NRV एडजस्टमेंट, NRV में मेरा लॉस आ जाए, मैंने डेबिट करना है P&L, क्रेडिट करना है इन्वेंट्री, या मेरी इन्वेंट्री में शॉर्टेज आ जाए चोरी की वजह से, वो भी लिखा हुआ है। NRV है या एक्सेस शॉर्टेज की एडजस्टमेंट है, चोरी की वजह से शॉर्टेज आ गई, उसकी एडजस्टमेंट है 20 रुपए की। डेबिट होना P&L, क्रेडिट होने हैं इन्वेंट्री। हम कह रहे हैं डेबिट P&L करना है, हमने डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल नहीं करनी। इसमें फर्क क्या है इन दोनों एडजस्टमेंट में? कोई बता सकता है बच्चा? डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट इन्वेंट्री एंड डेबिट P&L क्रेडिट इन्वेंट्री, इन दो एडजस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? जी बेटा, कोई और बच्चा बता सके? जी बेटा, कोई और वॉलंटियर? कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट जाती है। NRV लॉस जो आया दैट इज नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट। चोरी की वजह से जो शॉर्टेज आ गई दैट इज नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि जो वैल्यू आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होगी वो कॉस्ट पर यूनिट की डिटर्मिनेशन में, इन्वेंट्री की कॉस्ट पर यूनिट की डिटर्मिनेशन में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को डालोगे जो अमाउंट, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड विद यूनिट्स प्रोड्यूस, वहां से कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। अगर आप NRV लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दोगे, आप चोरी का लॉस एंड शॉर्टेज का लॉस है कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दोगे, तो उससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, विच इज नॉट फेयर। इसीलिए हम NRV लॉस को भी और शॉर्टेज के लॉस को भी
कॉस्ट ऑफ सेल्स को नहीं, पीएनएल को चार्ज करते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करने का मतलब इन्वेंट्री की कॉस्ट पर यूनिट में बदलाव, वो नहीं लाना हमने। ठीक हो गया। तो ये जनाब इसकी कहानी होगी उसने में जो बताई कि क्या उसकी ट्रीटमेंट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। एनी एडजस्टमेंट, अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन, सो प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल, suppliers of raw material had increased the prices by 25% at the start of the quarter, that is 1st June. A review of the records has revealed the following: the issuance of raw material A has erroneously been recorded using the LIFO method. अच्छा, अब ये एक थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई। LIFO method instead of FIFO, मतलब कंपनी की पॉलिसी है FIFO पे इन्वेंट्री के इश्यूएंस को रिकॉर्ड करना, और वो पॉइंट नंबर 5 की बुलेट नंबर 1 में कह रहा है कि आपने गलती से आइटम ए की इश्यूएंस को FIFO की बजाय LIFO पे रिकॉर्ड कर लिया। LIFO क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आपको शायद ये इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में बता दिया गया होगा LIFO क्या है, लेकिन वो बताया इसलिए गया होगा कि पहले हम पढ़ते थे, सिलेबस में नहीं है, इस तरह कोई जुमला बोला होगा ना सर ने। तो पहले हमने पढ़ा था लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए LIFO सर ने बता दिया। असूलन जब सिलेबस में नहीं है तो यहां पे होना चाहिए नहीं था इसको, तो ये बहरहाल अब आ गया है लास्ट इन, और लकीली हमें इसका मतलब भी पता था, हम इसको डील कर लेंगे, इसे हैंडल कर लेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हम क्या करेंगे, इसके एडजस्टमेंट्स को भी देखेंगे। द इश्यूएंस ऑफ 2000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल बी was erroneously recorded as issuance of 3000 kgs of raw material C. Physical stock check at quarter end has identified following: there is a shortage of 800 kgs of raw material D, 500 units of raw material E were in excess. An investigation showed that 200 units of E were erroneously delivered by the supplier, whereas the receipt of 300 units was not recorded as they were delivered just before the close of business on last day. 400 units of material F are damaged. These can be repaired at a cost of 3000 or sold as is various basis for 8000. लीजिए जी, ये हमारे पास डाटा आ गया। अब हमने, मैं इसका फॉर्मेट आपके सामने रखता हूं, फिर आपने उसके हिसाब से उस फॉर्मेट को सामने रखते इसको पढ़िए जरा दोबारा और फिर बताइएगा। हमसे उसने कहा है इन्वेंट्री की वैल्यू बताइए और कॉस्ट ऑफ इश्यूज बताइए। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा इस क्वेश्चन के मुताबिक, यह है जी सम ऑटम 23 का क्वेश्चन 4। यहां पे हम लेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और यहां पे हम लेंगे कॉस्ट ऑफ इश्यूज। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा एज पर लेजर। अभी एज पर लेजर ये वैल्यूज क्या है, फिर हम इनमें लाएंगे एडजस्टमेंट्स। जो जो एडजस्टमेंट्स हैं, जितनी बुलेट्स उसने दी उनकी एडजस्टमेंट को मेजर करेंगे और इसके बाद हम यहां पे कंक्लूड कर लेंगे इसकी, जो हमारे हिसाब से करेक्टेड या रेक्टिफाइड वैल्यूज आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की और कॉस्ट ऑफ इश्यूज की। ठीक है जी। अब इस चीज को सामने रखते हुए जरा पढ़िए, तमाम आइटम्स की एज पर लेजर वैल्यू क्या है, तमाम आइटम्स की 6-7 आइटम्स की एज पर लेजर कॉस्ट ऑफ इश्यूज क्या है। यहां से बात शुरू होगी, फिर एडजस्टमेंट सारी पास ऑन होगी, प्लस माइनस कहां पे कितना होना है और करेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगी जो हमसे उसने मांगी हुई है। अब सवाल के फिर पढ़ लीजिए, फिर हम इस पे काम शुरू करते हैं।
अच्छा जी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर लेजर, हमारे पास क्या आ रही है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमें पता है एडजस्टमेंट से पहले क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो आती है लेजर में वो कॉस्ट पे होती है, ठीक है? तो कॉस्ट कितनी है? बेटा यार फैन बंद कर देते हैं। हमें नोट नंबर 2 में बताया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है एज पर जनरल लेजर 15.7 मिलियन है। ये हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर जनरल लेजर आ गई। इसी तरह अगर मैं कॉस्ट ऑफ इश्यूज लेना चाहूं, मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ इश्यूज कैसे निकाल सकते हैं हम? पूरे क्वार्टर में मैंने जो इन्वेंट्री इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैं इसको यहां पे अगर एक वर्किंग वन से इसको कैरी करके ले आऊं तो मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री पता है कितना है, इसी नोट 2 में 10.25 मिलियन। मुझे परचेजेस पता है ऊपर टेबल में कितनी है, टेबल में परचेजेस की वैल्यू 54.25 मिलियन, और मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी लेजर में गिवन है 15.7 मिलियन। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं मेरी कॉस्ट ऑफ इश्यूज एज पर लेजर कितनी है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। कितना बना भाई? 48.8 मिलियन। 48.8 मिलियन। ये जी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। एज पर बुक किताबों में मेरे क्या आ रहा है वो मैंने ले लिया। अब मुझे जो एडजस्टमेंट्स, जो एरर्स बताई गई हैं उनको पढ़ते जाने हैं, और उसकी वजह से यहां पे क्या असर आना है, यहां पे क्या असर आना है, उसको हम दुरुस्त करते जाएंगे। एज अ रिजल्ट हम करेक्ट वैल्यूज पे पहुंच जाएंगे। अब हम 1 बाय 1 आइटम्स को पढ़ते हैं और देखते हैं उसका इफेक्ट हमारा वर्किंग पे क्या आएगा। हमारी पहली एडजस्टमेंट आती है नोट नंबर 5 से। A review of the records has revealed the following. Issuance of raw material A has been erroneously recorded using LIFO method instead of FIFO. आपने रॉ मटेरियल ए को इशू जो किया आपने LIFO पे रिकॉर्ड कर लिया FIFO के बजाय। अब LIFO और FIFO रिकॉर्डिंग के इंपैक्ट क्या आते हैं? FIFO की अगर हम बात करें, अगर मैं FIFO पे रिकॉर्ड करता तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मोस्ट रीसेंट कॉस्ट पे आती, ऐसा ही है, और मेरे इश्यूज अर्लीस्ट पुरानी कॉस्ट पे होते। लेकिन जब हमने FIFO की जगह LIFO पे कर लिया तो क्या हुआ? मेरे इश्यूज लेटेस्ट प्राइस पे चले गए हैं और मेरी इन्वेंट्री पुरानी वैल्यू पे आ गई है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इन्वेंट्री में जो मेरी वैल्यू का डिफरेंस है उसको एडजस्ट कर दूं कि भाई मेरी इन्वेंट्री पुरानी वैल्यूज पे आ गई है, इसको हम नई पे ले जाऊं, और जो फर्क यहां पे है वही फर्क इश्यूज में होगा ना। बेसिकली ऐसा इश्यूज और इन्वेंट्री में कॉस्ट की तकसीम ही है ना। मैंने देखो, अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक 100 का है, मेरी परचेज 200 की है, अवेलेबल 300 हो गया। अब इश्यूज मैं अगर 170 डालूंगा तो मेरी इन्वेंट्री आ जाएगी 130 की, लेकिन अगर मैं इश्यूज 180 डालूंगा तो इन्वेंट्री रह जाएगी 120 की। बेसिकली मसला तो 10 रुपए की एडजस्टमेंट का है ना, कि भाई 10 रुपए का इश्यू यहां पे कम है तो यहां पे इन्वेंट्री 10 रुपए से ज्यादा होगी, यहां पे 10 रुपए से इश्यू बढ़ा दोगे तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी। फर्क तो इतना ही है। तो मुझे देखना है, मैं इन्वेंट्री में फर्क देख लूं, यहां पे फर्क देख लूं कितना है, कि मेरी इन्वेंट्री में कितना एरर है। जितना डिफरेंस इन्वेंट्री में है उतना ही डिफरेंस इश्यूज में होगा।
वैल्यूएशन की वजह से जितना डिफरेंस मेरी इन्वेंट्री वैल्यू में आया है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में आया है, उतना ही फर्क मेरा वैल्यू ऑफ इशू में रहता है। तो मैं इन्वेंट्री वैल्यू में अपना फर्क देख लेता हूं, मेरा इन्वेंट्री वैल्यू में कितना फर्क है FIFO और LIFO की वजह से। जितना फर्क मेरा इन्वेंट्री वैल्यू में है वो यहां पे एडजस्ट करूंगा और वही फर्क मेरा इश्यूज में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ ए इस पे जाता हूं और वर्किंग 1 हम कर चुके हैं, तो वर्किंग 2 से मैं इसको हैंडल करता हूं और मैं देखना चाहूंगा कि मेरी वैल्यूज FIFO के तहत क्या है, LIFO के तहत क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो वो एडजस्टमेंट मेरी निकल आएगी। ऐसे ही है ना, जैसे ये एक वैल्यू है 130, ये 120, तो फर्क कितने का, 10 रुपए का। यही काम, यही वर्किंग मैंने बनानी है। मैं इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ ए अंडर FIFO देखूंगा और अंडर LIFO देखूंगा, उन दोनों का डिफरेंस मुझे बताएगा मुझे क्या एडजस्टमेंट डालनी है। सो वर्किंग 2, इन्वेंट्री वैल्यू अंडर FIFO, इन्वेंट्री वैल्यू अंडर LIFO, और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। मेरे पास आइटम ए की इन्वेंट्री आइटम्स यूनिट्स पड़े कितने हुए हैं? मेरे पास आइटम ए के क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स पड़े हुए हैं 9000, और मेरे पास जो मैंने ड्यूरिंग द क्वार्टर परचेजेस किए वो किस रेट पे किए हैं? 100 पे। FIFO मेथड कहता है कि आप अगर FIFO मेथड को फॉलो कर रहे हो तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स हैं वो वैल्यू होंगे करंट पीरियड परचेज के ऊपर। ऐसे ही है, FIFO मेथड के तहत इन्वेंट्री की वैल्यू करंट पीरियड परचेज पे होती है। 100 रुपया कितनी बनी जनाब? 9000 इंटू 100, 9 लाख। और LIFO कहता है कि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी करंट पे नहीं, ओल्ड पे। तो ओल्ड तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। इन्वेंट्री आइटम ए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में 10,000 पड़े हुए थे। LIFO क्या कहती है? LIFO स्कीम यह कहती है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक में 9000 पड़े हुए हैं ना, ये 9000 बचे हुए हैं ओपनिंग स्टॉक के 10,000 में से। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग स्टॉक में 10,000 पड़े हुए थे, उसके बाद जो खरीदते गए वो इस्तेमाल करते गए, तो बच गए वो कौन से बचे? ओपनिंग स्टॉक के 10,000 में से 9000। अब ओपनिंग स्टॉक के 9000 यूनिट्स, तो ओपनिंग स्टॉक हमने कितने का खरीदा था? उसके लिए आप पढ़ेंगे बुलेट नंबर 4। In view of the prevailing inflation, suppliers of raw material had increased the prices by 25% at the start of the quarter. मतलब 1 जून को प्राइसेस 25% बढ़ के 100 पे पहुंची हैं। ये लिखा हुआ ना कि हमें जो क्वार्टर की प्राइस उसने 100 रुपए दी हुई है ना, ये 25% इजाफे के बाद आई है। तो 25% इजाफे से पहले क्या प्राइस थी बेटा? मैथमेटिक्स। 25% इजाफे के बाद प्राइस 100 हो गई है, तो 25% इजाफे से पहले प्राइस क्या थी? 80। बेटा ये मैथमेटिक्स आपके सामने हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए। प्राइस आपकी 25% इजाफे के बाद 100 पे पहुंची है, ये लिखा हुआ जुमला। प्राइस पहले पिछले क्वार्टर में जो प्राइस थी 25% इजाफे के बाद 100 पे पहुंच गई है, तो पिछले क्वार्टर की प्राइस क्या है? 100 बटा 1.25, 80। इसका मतलब अगर मैं LIFO को फॉलो कर रहा हूं तो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू 9000 इंटू 80। ठीक है, मैं इसको से वर्किंग 2.1, ये वर्किंग 2.1 मेरी होगी। ये कितनी बनी है? 7,20,000। 7,20,000। और एडजस्टमेंट कितनी चाहिए? 1,80,000। ये दोनों कैलकुलेशन पहले देख लीजिए भाई। FIFO से चलते तो इन्वेंट्री वैल्यू 9000 यूनिट 100 रुपए पे 9 लाख की आनी थी। LIFO से चलते हैं तो इन्वेंट्री वैल्यू 9000 इंटू 80 7,20,000 की आई है।
इन्वेंट्री वैल्यू 9 लाख की बजाय 7,20,000 आ गई है, मतलब 1,80,000 की इन्वेंट्री वैल्यू कम है। 1,80,000 से इन्वेंट्री वैल्यू कम है, तो 1,80,000 यहां पे ऐड कर दो और 1,80,000 यहां पे लेस कर दो, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यू कम है तो कॉस्ट ऑफ इश्यू ज्यादा है। यही पढ़ा था ना यहां पे, जो एग्जांपल में मिटा दी कि इन्वेंट्री वैल्यू कम है तो इश्यू ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा होगी तो इश्यू कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे सीखा कि भाई लाइफो की वजह से हमारी इन्वेंट्री वैल्यू कम आ गई है, हमें इन्वेंट्री वैल्यू बढ़ानी है 1,80,000 से, और इन्वेंट्री वैल्यू बढ़ाएंगे सेम अमाउंट से इश्यूज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है लाइफ ऑफ आईफो की वो इश्यूज और वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की आपस में ही ऊंच नीच है, प्लस माइनस है। तो ये जनाब हमारी पहली एडजस्टमेंट आ गई। जी, इन्वेंट्री ए की एडजस्टमेंट जी जनाब, कोई सवाल? अच्छा जी, हमने नोट नंबर 5 बुलेट नंबर 1 देख लिया। अब नोट नंबर 5 बुलेट नंबर 2, issuance of 2000 kgs of raw material B was erroneously recorded as issuance of 3000 of material C। आपने B का इश्यू रिकॉर्ड कर लिया C। अच्छा जी, B का इश्यू होना था, रिकॉर्ड हो गया C में, इसका मतलब C के इश्यू को रिवर्स करना है और B के इश्यू को रिकॉर्ड करना है। C के इश्यू को रिवर्स करने का तरीका क्या होगा? इन्वेंट्री बढ़ाओगे, इश्यू कम करोगे, और B के इश्यू को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? इन्वेंट्री कम करोगे, इश्यू बढ़ाओगे। ठीक हो गया? तो ये हमारी एडजस्टमेंट आएगी, इश्यूएंस ऑफ B रिकॉर्डेड और इश्यूएंस ऑफ C रिवर्स्ड। यही करना है ना हमने, B के इश्यू को रिकॉर्ड करना है और C के इश्यू को रिवर्स करना है, कि B को हमने B की जगह C रिकॉर्ड कर लिया। तो जनाब हम चलेंगे B के इश्यू। हमारी क्लोजिंग स्टॉक की आइटम बता रही है कि ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम हो चुका है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में से कुछ यूनिट बचे हैं, इश्यूज हमारे लेटेस्ट प्राइस पे चल रहे होंगे, हम उसको लेकर चलें। तो B 80 और C 70, 2000 B का इश्यू गलती से रिकॉर्ड हो गया 2080 रुपए के हिसाब से। B का इश्यू 2080 रुपए के हिसाब से कितना बना? 1,60,000 गलती से इश्यू रिकॉर्ड हो गया भाई, इसको वापस करो। 1,60,000 रिकॉर्ड हो गया, इसको यहां से निकालो, इसको यहां पे इन्वेंट्री में वापस ऐड कर दो। B का इश्यू गलती से रिकॉर्ड हुआ था, इश्यू वापस किया, इन्वेंट्री में ऐड कर दिया। अब C का इश्यू, असल में इश्यू C का था, कितने यूनिट्स? 3000, 70 रुपए के हिसाब से, तो ये बनते हैं 2,10,000। हमने रिकॉर्ड करना है 2,10,000 C का इश्यू, इन्वेंट्री में से निकालो और इश्यू में ऐड कर दो। B बेटा एक मिनट, पहले हम ये ठीक कर लें, ये एडजस्टमेंट हमने क्या किया? B का इश्यू हुआ है, रिकॉर्ड C का हो गया, तो मैं गलत नहीं कर गया? B का इश्यू हुआ है तो B की इन्वेंट्री से निकालो और इश्यू में से रिवर्स करो। C का गलती से रिकॉर्ड हो गया था तो C का इश्यू खत्म करो और यहां पे ऐड कर दो। ठीक है, ये तो एक बात होगी। हमने B का इश्यू रिकॉर्ड करना है और C का इश्यू रिवर्स करना है। इश्यू रिकॉर्ड करने का मतलब इन्वेंट्री में से आउट करो, इश्यूज में, कंजम्पशन में ऐड करो, और
इश्यूज को रिवर्स करने का मतलब कॉस्ट में से माइनस करो और इन्वेंट्री में ऐड कर दो, ये तो होगी बात। अब आपके एक साथी ने एक सवाल किया है, वो क्वेश्चन किया है इस रेट के ऊपर कि इश्यूज के लिए जो हमने रेट यूज किया है, क्या ये रेट मुनासिब है? जरा क्वेश्चन पे दोबारा आइए, बी को देखो जरा। बी का ओपनिंग स्टॉक था 30,000 यूनिट्स, परचेजेज हैं 3,15,000, क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं 48,000 यूनिट्स। फाइफो फॉलो कर रहे हो। जब फाइफो फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आपने जो इशू किया मटेरियल ओपनिंग स्टॉक का 30,000 भी इस्तेमाल कर लिया, ऐसा ही है जी। ओपनिंग स्टॉक का 30,000 सारे का सारा इस्तेमाल हो गया और बाकी करंट परचेजेस में से इस्तेमाल हुआ है। जब आप फाइफो के तहत चल रहे हो तो आपके इश्यूज में ओपनिंग स्टॉक भी इस्तेमाल हुआ है और करंट परचेजेस भी इस्तेमाल हुई हैं। और सेम इज द केस विद सी। सी में खैर ओपनिंग स्टॉक है नहीं, सी में तो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो सी में इश्यूज में सिर्फ एक ही रेट है 70। लेकिन बी में दो रेट्स हैं, बी में दो रेट्स हैं इश्यूज के, एक 80 है और दूसरा कौन सा बनता है, इसी तरीके से निकालो जरा। 25% इजाफे के बाद आया हुआ 64। बी में हमने जो इश्यूज किए हैं वो हमने 64 रुपए के हिसाब से भी किए हैं, जो ओपनिंग स्टॉक में से इस्तेमाल किए, और करंट परचेज में से भी इस्तेमाल किए, क्योंकि हमें बताया गया है बी का ओपनिंग स्टॉक, बी का ओपनिंग स्टॉक कितना है 30,000, बी की परचेजेज कितनी है 3,15,000, और ये अवेलेबल हो गया 3,45,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक है कितना 48,000। इसका मतलब इश्यूज हुए कितने, इश्यूज हैं जी 297,000। बी के इश्यूज हैं 297,000, जिसमें से 30,064 वाले हैं और बाकी बचे 267,000, ये 80 वाले हैं, ऐसा ही है। अब हमें 2,000 की इशू की एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है। अब हमें क्वेश्चन ने बताया नहीं 2,000 ये वाले हैं कि ये वाले हैं, ऐसा ही है ना। अब वो 2,000 इनमें से भी हो सकते हैं जो गलत हो गए, हमसे मिस हो गए, वो 2,000 इनमें से भी हो सकते हैं जो मिस हो गए हमसे, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर 30,000 ये वाले इस्तेमाल किए हैं, 2,67,000 ये वाले इस्तेमाल किए हैं, 30,064 वाले इस्तेमाल किए हैं, 2,67,000 80 रुपए वाले इस्तेमाल किए हैं। अब हमें नहीं पता हमसे गलती कहां पे हुई, हम क्या ये वाले इशू रिकॉर्ड करना भूले हैं या ये वाले भूले हैं, तो यहां पे क्वेश्चन खामोश है। अब ये मेरे पे मैं चाहूं तो इस पर रिकॉर्ड कर लूं, मैं चाहूं तो इस पर रिकॉर्ड कर लूं, मेरी समझ के मुताबिक दोनों पे फुल क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इश्यूज 2,97,000 का किया है। अब मुझसे इस 2,97,000 में 2,000 की गलती होगी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब वो कौन सा वाले रिकॉर्ड नहीं हुए, क्वेश्चन साइलेंट, तो मैं 64 वाले ये एंट्री 64 की डाल दूं तो भी ठीक होना चाहिए जवाब मेरा, क्योंकि क्वेश्चन खामोश है। मैं ये एंट्री 80 की डाल दूं तो भी मेरा जवाब ठीक होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन खामोश है। मैं गलती यहां पे समझ लूं, गलती यहां पे समझ लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों सी में यह मसला है ही नहीं, क्योंकि सी में ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, सी में तो सिर्फ 70,000 की करंट परचेज ही है, इसमें ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल सी में भी ओपनिंग स्टॉक होता तो वहां पे भी यही बात रहती, भाई जो मर्जी कर लो, दोनों बातें ठीक होनी थी जी। एनी क्वेश्चन। बी का इशू था, रिकॉर्ड होने से रह गया, तो बी के इशू को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, इन्वेंट्री में से निकालो, कंजम्पशन में डाल दो। सी का इशू गलती से रिकॉर्ड हो गया था, तो इशू को रिवर्स करना है, तो इश्यूज को खत्म करो, इन्वेंट्री में ऐड कर दो। ये हमने डील की है एडजस्टमेंट 5 बुलेट 2, एडजस्टमेंट 5 बुलेट 2 हमने डील की है। एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 6 की बारी है। फिजिकल स्टॉक चेक एट क्वार्टर एंड हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 800 यूनिट्स ऑफ मटेरियल डी। मटेरियल डी के 800 यूनिट्स मिसिंग हैं। क्या करें, क्या करें भाई? 800 यूनिट्स मटेरियल डी के मिसिंग हैं, क्या करना है? कुछ हाथ खड़ा करके बताया भाई, कौन बताएगा? जी बेटा, इन्वेंट्री को डाउन करें, कॉस्ट ऑफ इश्यूज में, कॉस्ट ऑफ इश्यूज में ऐड नहीं करना, उसने बताया हुआ पीएनएल में जाना है। ठीक है, तो इन्वेंट्री से डाउन करने हैं हमने। ठीक है, सो हमारी गलती है डी की, शॉर्टेज ऑफ डी, शॉर्टेज ऑफ डी कितने यूनिट्स? 800 यूनिट्स। और रीसेंट करंट परचेज प्राइस से रेट उठाओगे। डी का करंट परचेज का रेट क्या है? 50 लीजिए जी, इन्वेंट्री डाउन करेंगे 40,000 से इन्वेंट्री डाउन करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ इश्यूज में नहीं जाएगी ये, क्योंकि सीधा पीएनएल में जा रहा होगा। कॉस्ट ऑफ इश्यूज जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अच्छा जी, इसके बाद नोट 6 बुलेट 2, 500 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ई वर इन एक्सेस। 500 यूनिट्स ई के ज्यादा थे, हमने काउंट किए, लेजर से ज्यादा निकले। एन इन्वेस्टिगेशन शोड दैट 200 यूनिट्स ऑफ ई वर एरोनियसली डिलीवर्ड बाय सप्लायर। 500 हमारे पास पड़े में एक्स्ट्रा, 200 उसमें से सप्लायर गलती से दे गया, तो क्या वो हमारे हो गए? वो तो सप्लायर का माल है, हमारे पास पड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी स्टॉक है, साइड पे कर दो भाई, ये तो हमारा नहीं है, इसको तो साइड पे करो। 300 की कहानी क्या है? 300 यूनिट्स वाज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड रिसीट हैं। क्या ये 300 हमारे हैं? यस। क्या लेजर में आ रहे हैं ये? क्या करें? इन्वेंट्री में ऐड कर दें। 300 यूनिट्स इन्वेंट्री में ऐड कर दें, इसका भी इश्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। अनरिकॉर्डेड रिसीट कितने यूनिट्स की? सिर्फ 300 यूनिट्स की, 200 की कोई एंट्री नहीं आनी। और इसको भी हम लेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि जो करंट परचेज चल रही है उसी पे आए होंगे। ये कितनी है? 40। हम अज्यूम करेंगे जो करंट परचेज चल रही है उसी पे आएंगे, ये 12,000। ये इन्वेंट्री में हम ऐड कर देंगे, इधर इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। 200 यूनिट सप्लायर ने हमें दे दी है, लेकिन वो सप्लायर क्या है? गलती से डिलीवर हैं भाई, हमारी किताबों में नहीं आएंगे, पढ़े में हमारे पास, हमारी किताबों में नहीं आएंगे, उसकी कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं डालनी। लेकिन ये अनरिकॉर्डेड रिसीट है, हमारी इन्वेंट्री है, हमने बाय की है, हमें डिलीवर हो गई है, हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसको हम दुरुस्त कर लेंगे। ये एरर है, इसको हमने ठीक कर लिया। ऑटम 23 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अब ये सवाल हमने जितने सवाल किए थे उनसे हटके हैं, और यही चीज मैं आपको बताता आ रहा हूं कि बी प्रिपेयर्ड। आपको भी जो सवाल एग्जाम में आएगा वो चांसेस यही कि जो सवाल आपने किए होंगे उनसे हटके ही आएगा। अगर आप ये सोचते रहो कि भाई ये सवाल मेरे पास पेपर्स में किससे रिलेट करेगा और किस मेथड से इसको करना है, तो आप फंस जाओगे। आपको हर सवाल को देखना है उसने मांगा क्या है और उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है। दिमाग को खुला रखना है। जब आप दिमाग को, हम अक्सर बच्चे ना एग्जामिनेशन में फंसते क्यों हैं? हम स्पॉटिंग में फंस जाते हैं। हम स्पॉटिंग करते हैं। स्पॉटिंग क्या होती है कि क्वेश्चन पढ़ के उसको पास पेपर में स्पॉट करने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन पास पेपर के किस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। जब हम स्पॉटिंग में जाते हैं तो हम अपनी मेमोरी फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्च का बटन दबाया हुआ है और मेमोरी फंक्शन से वो सवाल मिलता जुलता सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके सोल्यूशन के स्टेप्स को कॉपी कर दें। और जब वो सोल्यूशन हमें नहीं मिलता, सवाल मिलता जुलता नहीं मिलता, तो हम फंस जाते हैं। हमारा वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। वो सर्च पे लगा रहता है, डाटा उसको मिलता नहीं है, हैंग पे नो रिजल्ट, एंड में नो रिजल्ट कह देगा घंटे बाद। तब तक आपके पानी आपके सर से गुजर चुका होता है। तो कभी भी सर्च का फंक्शन नहीं दबाना होता आपने कि जी ये स्पॉटिंग कभी नहीं करनी कि ये सवाल किस सवाल से मिलता जुलता है, क्योंकि चांसेस यही हैं कि आपको 9 सवालों में से 6 या 7 सवाल ऐसे आएंगे जो मादी के किसी सवाल से
नहीं मिल रहे होंगे, वो नए होंगे, यूनिक होंगे। जैसे ये इन्वेंट्री का सवाल है, हमने काफी सवाल आपने देखे होंगे, लेकिन इस तरह का सवाल हमें नजर नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम एक डिफरेंट सवाल उसने दिया, और हर दफा ऐसे ही होने की उम्मीद रखनी चाहिए आपको। उसी के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखो। अच्छा जी, अब हम आखिरी बुलेट पे जाएंगे। बुलेट नंबर 3, नोट नंबर 6, बुलेट नंबर 3। 400 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एफ आर डैमेज्ड। तो एक उसने हमसे शॉर्टेज की एडजस्टमेंट डलवा ली है, एक अनरिकॉर्डेड रिसीट की एडजस्टमेंट डलवा ली है, और अब एक डैमेज्ड एनआरवी की एडजस्टमेंट आने लगी है। 400 units of raw material F are damaged. These can be repaired at a cost of 3000। मतलब आप इनको 3000 में रिपेयर करवा लो, या एज इज वेयर इज बेसिस पे 8000 का बेच दो। दो ऑप्शन आपके पास, इनको रिपेयर करवा के अपने पास रख लो एज गुड यूनिट्स, या स्क्रैप में 8000 का बेच दो। अब भाई हमें पहले देखना है हमें इन दोनों में से फैसला क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से हम इसकी एनआरवी जज करेंगे। अगर आपको पहले, मुझे अब याद नहीं कि यह बात हमारी डिस्कशन में आई है कि नहीं आई, लेकिन अगर किसी एक इन्वेंट्री की 2 एनआरवीज हो तो रेलेवेंट कौन सी होगी? हायर वाली। बिल्कुल हुई हुई बात हमारी, ये है ना, ये बात हुई भी है। अगर एक इन्वेंट्री की 2 एनआरवीज आ जाए तो रेलेवेंट होगी हायर वाली। अब यहां पे 2 एनआरवीज का केस मान रहे हैं। एक केस है कि हम इसको बेच दें, और दूसरा केस है इसको रिपेयर करवा के नया कर दें। अगर मैं इसको बेचता हूं तो कितने यूनिट्स का मामला है? ये 400 यूनिट्स का मामला है। और इसकी कॉस्ट क्या है वैसे, परचेज प्राइस क्या है? 30। तो कॉस्ट इसकी है 400 यूनिट्स इंटू 30, 12000। ऑप्शन नंबर 1, एनआरवी नंबर 1 सेल कर दो आप, तो एनआरवी कहां से आएगी? एनआरवी कितनी आएगी? 8000। ऑप्शन नंबर 2, इसको रिपेयर करवा लो। रिपेयर करवाओगे तो रिपेयर करवाने पे खर्चा कितना आएगा? 3000 का। इसका मतलब 12000 की चीज में से 3000 निकाल दो तो 9000। ये एनआरवी नंबर 2 है। तो एनआरवी रेलेवेंट कौन सी हुई? हमारे पास 2 एनआरवी आ गई। एक ये देखो ना, ये आपकी कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल होगी ना, रिपेयर करवा के बेच सकते हो। रिपेयर करवा के 12000 की हो जाएगी ना, इसका मतलब आपको 9000 मिल सकता है इससे। ऑप्शन 1 है 9000 ले लो रिपेयर करवा के। ऑप्शन 2 है ऐसे ही बेच दो 8000 की। तो हमने कहा जी जहां पे एनआरवी हायर है वो बेहतर है। तो कॉस्ट वर्सेज एनआरवी, ये तो निकल गई कहानी। कॉस्ट वर्सेज एनआरवी, हमने कहा जी 9000 एनआरवी है, तो एडजस्टमेंट कितनी करनी है? इन्वेंट्री कॉस्ट पे आ रही है ना भाई, किताबों में इन्वेंट्री कॉस्ट पे आ रही है। हमने कहा जी एनआरवी इसकी 9000 है, तो एडजस्टमेंट कितनी है? 3000 की। तो यहां पे जनाब एनआरवी एडजस्टमेंट डी की, और हम इसको वर्किंग 3 का रेफरेंस दे देते हैं। ये वर्किंग हमारी 3 आ गई जनाब, और ये है जी 3000 की एडजस्टमेंट। इन्वेंट्री वैल्यूज में से इसको माइनस कर दें, और इसका भी इश्यूज में कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये भी पीएनएल में जाना है सीधा भाई। तो अब यहां से सम कर लीजिए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या आ रही है? सम ऑफ द कॉलम वन 15,899,000 लीजिए जी। और यहां से बताइए कॉस्ट ऑफ इश्यूज क्या आ रही है? इसमें सिर्फ 1 2 3 एडजस्टमेंट्स हैं। 4857,000 कॉस्ट ऑफ इश्यूज एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री की वैल्यू है, इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं है।
जी बेटा, जी एनआरवी एडजस्टमेंट एफ किया जी, डी की मैंने गलती से लिख दिया, ये एफ की एडजस्टमेंट है, एनआरवी एडजस्टमेंट ऑफ एफ। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? ऑटम 23, क्वेश्चन नंबर 4, स्टारा एंटरप्राइजेज हमने डिस्कस किया, 9 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। इसके साथ फिलहाल इस चैप्टर की हमारी डिस्कशन पे पौध आता है। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे आगे चल के मजीद। अभी क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है वो रिलेटिवली लेटेस्ट रैंक का सवाल था, लेकिन उसमें कुछ ओवरहेड के कॉन्सेप्ट शामिल होंगे, इसलिए हम उसको भी होल्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो है दैट इज फ्रॉम अटेम्प्ट कौन सी? स्प्रिंग 23। वो स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन है, और वो भी थोड़ा सा अपनी नौयत का थोड़ा डिफरेंट सवाल आया था, लेकिन इन्वॉल्विंग सम कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एडिशन नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी हमने ऑटम 23 डिस्कस कर लिया, स्प्रिंग 23 इंशाअल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे हम, और ये हम अपने रिवीजन सेशन के दौरान इस सवाल को डिस्कस करेंगे जब हम आखिरी महीने में अगस्त में जब रिवीजन सेशन करेंगे, उसमें इंशाअल्लाह हम इस सवाल को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको मैं टच नहीं करूंगा। आप में से कोई खुद ऑन योर ओन करना चाहे तो ज़रूर करें, लेकिन मैं इसको अगस्त के महीने में इंशाअल्लाह टच करूंगा आपके साथ। जी कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर से लेके कोई सवाल? अच्छा जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद ये है जी हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ओवरहेड्स। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में यहाँ पे आल्दो मैंने सिर्फ चैप्टर 3 लिख दिया, लेकिन असल में ये टॉपिक जो है ना ओवरहेड का चैप्टर 3 और 4 दो चैप्टर्स में है। ठीक है, इस टॉपिक पे हम 2 चैप्टर्स पढ़े होंगे। थोड़ा मैं तारुफ इसकी बता दूं पहले इस चैप्टर की। चैप्टर 4 जो है ये इसका नाम है से ABC। ये भी ओवरहेड का ही चैप्टर है, लेकिन ट्रेडिशनली कैफ में हमारे सिलेबस में सिर्फ चैप्टर 3 ही होता था, और ये जो चैप्टर होता था ना ओवरहेड का, ये हिस्टोरिकली CA फाइनल में जब ये सब्जेक्ट होता था वहां पे ये चैप्टर पढ़ाया जाता था। फिर 2017 में CA फाइनल में से जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट खत्म किया गया ना, तो ये चैप्टर हमारे सिलेबस से गायब हो गया, ICAP के सिलेबस से गायब हो गया। लेकिन फिर 3-4 साल बाद ICAP को एहसास हुआ कि ये गलती हो गई है, भाई ये सिलेबस से निकल गया। बाकी चीज़ें ना उन्होंने जो CA फाइनल के निकलने के बाद काफ़ी चीज़ें उन्होंने CAF 8 या CAF 3 में CMA में एडजस्ट कर दी थी उन्होंने, लेकिन ये मिस हो गया उनसे। तो ये उनको 2021 में जाके याद आया। 2022 से नई अटेम्प्ट हमारी शुरू हुई है, तो 2021 में जब स्कीम रिवाइज हुई उन्होंने इस चैप्टर को भी शामिल कर लिया इस सिलेबस में हमारे CMA के। चैप्टर 4 हमारा किताब में आ गया जनाब। अच्छा, तब से लेके अब तक हमें हर दफा लगता था टीचर्स जो पढ़ाते हैं हम कि भाई ये टॉपिक आया ही आया, नया नया टॉपिक ऐड हुआ है सिलेबस में, तो इसकी टेस्टिंग बड़ी जल्द होने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि 1 2 3 4 यहां तक ये क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ। नॉर्मली हमें चैप्टर 3 से ही सवाल आता रहा,
कहीं एक सवाल रहा, कहीं 2 सवाल भी आए चैप्टर 3 से, लेकिन चैप्टर 3 से ही आते रहे। और ये एक सरप्राइजिंग अटेम्प्ट ऐसी आई जिसमें इस चैप्टर 3 से कुछ भी टेस्ट नहीं किया गया। ये एक एक्सेप्शनल अटेम्प्ट थी। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते थे ओवरहेड से एक सवाल आएगा, और वो आता रहा, 1 के 2 कभी हुए, लेकिन फिर एक अटेम्प्ट मिस करने के बाद रिसेंट टाइम में आई कैप ने 2 सवाल दिए, और एक इधर से और एक इधर से, मतलब उसने दोनों चैप्टर्स को टच कर लिया। ठीक है, तो बहरहाल हम पहले ओवरहेड को पढ़ेंगे, फिर एबीसी को पढ़ेंगे। ये जो पास्ट पेपर एनालिसिस है बेसिकली चैप्टर 3-4 मिला के, ठीक है, 3 और 4 को मिला के उनका एनालिसिस है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये सारे क्वेश्चन यहां तक चैप्टर 3 है। इसके बाद यहां पे 2 सवाल जो हैं, एक चैप्टर 3 एक चैप्टर 4, यहां पे 2 सवाल आए हुए हैं। इससे पहले कभी चैप्टर 4 से मैं सवाल टेस्ट नहीं किया गया। ओवरहेड्स पे हमारा चैप्टर, और बाय द वे ओवरहेड भी यहां से ओवरहेड से मुराद है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये भी ख्याल रखिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा फोकस रहना ही प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर है। ओवरहेड्स की डेफिनेशन क्या थी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं? प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, हमने कहानी डिस्कस की थी फैक्ट्री कॉस्ट की। फैक्ट्री में हमने कहा था कुछ डायरेक्ट कॉस्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। तो जो फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाता है। अच्छा जी, अब इस चैप्टर में हमने सीखना क्या, या इन 2 चैप्टर में हमने सीखना क्या है? हमारे ओवरऑल कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना, और प्राइमरली हमारा फोकस रहेगा कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे एक प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट कॉस्ट का हमें मसला नहीं, क्योंकि वो तो मेजर की जा सकती है विद एक्यूरेसी। डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। ये डेस्क बनाने पे लकड़ी कितनी लगी, हमें पता है भाई। किस, हम जब इशू करते हैं ना डायरेक्ट मटेरियल, हमें पता है किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट इशू किया, हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देते हैं। हम डायरेक्ट लेबर की सैलरी पे करते हैं ना, हमें पता है ये सैलरी किस ऑर्डर के अगेंस्ट है, हम उस वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देते हैं। सो मेरे पास अगर 50 डेस्क का ऑर्डर आया हुआ है, तो 50 डेस्क के लिए जो मैंने मटेरियल इशू किया आसानी से आइडेंटिफाइबल है, डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में ऐड कर दिया जाके। 50 डेस्क बनाने में वर्कर को जितनी सैलरी पे की आसानी से आइडेंटिफाइबल है, मेजर की, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दी। लेकिन 50 डेस्क बनाने में ओवरहेड्स भी लगे हैं। 50 डेस्क बनाने में ओवरहेड्स भी तो लगे हैं, मतलब क्या? रेंट ऑफ द फैक्ट्री, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, बिजली का बिल, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी, फैक्ट्री गार्ड की सैलरी, सो मेनी अदर कॉस्ट। ये भी खर्चे लगे हैं भाई डेस्क बनाने में। बट ये मैं कैसे मेजर करूं 50 डेस्क के लिए? ये भाई ये मेजर डायरेक्टली आसानी से नहीं हो सकते विद एक्यूरेसी, इसीलिए तो इनको इनडायरेक्ट कहा जाता है। लेकिन बहरहाल ये खर्चा तो हुआ है प्रोडक्ट बनाने में, डेस्क बनाने में खर्चा तो, प्रोडक्शन ओवरहेड की मद में खर्चा तो लगा है। प्रॉब्लम यह है कि इनको हम एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। तो यही सारा इन 2 चैप्टर्स का स्कोप है कि हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन पे प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट हमारी जो लग रही है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मैंने ये 50 डेस्क बनाए हैं, अगर 50 डेस्क पे लकड़ी पर डेस्क कितनी आई, आई कैन मेजर। लेबर पर डेस्क कितनी है, आई कैन मेजर विद एक्यूरेसी। लेकिन ओवरहेड्स की मद में, ओवरहेड मैं फिर बोल रहा हूं, रेंट है, बिजली है, डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी है, हेल्पर्स की सैलरी है, ये सारे खर्चे पर डेस्क कितने आए, इट कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। और वह एस्टिमेट कैसे लगाना है, इन 2 चैप्टर में हमने यही 2 तरीके से हम एस्टिमेट लगाना सीखेंगे। ठीक है, कि हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट का एस्टिमेट कैसे लगाएं। कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, बात खत्म होगी। इसलिए तो ओवरहेड कह रहे हैं भाई, ओवरहेड हम कह ही इसलिए रहे हैं, दीज कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, पर यूनिट कितना खर्चा लगा। एक्यूरेसी से मेजर नहीं हो सकते, एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। एस्टिमेट लगाने का तरीका क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 में, और एक और अल्टरनेटिव तरीका पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। यह तो होगी जिसकी बैकग्राउंड, थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स,
कॉस्ट पर यूनिट कैसे मेजर किया जा सकता है, कैसे एस्टिमेट की जा सकती है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। और हमारा फोकस रहने वाला है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट प्रोडक्ट भी होती है, बट वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप से बाहर है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही इनकर होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही इनकर होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोडक्शन करती है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन तो प्रोडक्शन करती ही नहीं है, तो वहां तो प्रोडक्शन ओवरहेड होते ही नहीं है। तो जनाब हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं एंड ओवरहेड्स हैं। अब ओवरहेड की कहानी हमने कहा जी हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। और एस्टिमेशन में एक टर्म बड़ी यूज होती है कि वो फेयर एस्टिमेट होना चाहिए। एस्टिमेट जो हमारा आना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फेयर शेयर फ्रॉम प्रोडक्शन ओवरहेड। ये फेयर शेयर एस्टिमेशन से आएगा। हाउ टू एस्टिमेट, ये इस चैप्टर का स्कोप होने वाला है कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे एस्टिमेट की जा सकती है। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक और बात हम सीख लें जरा यहां पे भाई। ये दो टर्म्स सुनी हुई आपने पहले, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या सिर्फ ये सुनी हुई है? सिर्फ ये सुनी हुई है, ये नहीं सुनी हुई? चलें जी, आपको फिर ये पहले हम दो टर्म से तारुफ लेते हैं। हम सीखने जा रहे हैं यहां पे कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या आई, ये इन टर्न डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रही है। आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टर्म सिर्फ इसलिए सिर्फ यही टर्म सुनी है क्योंकि आपने अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करती है। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का तरीका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इसको फॉलो किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। वेयर एज इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी प्रेफरेंस मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, लेकिन हम इस मेथड को भी साथ साथ सीखते हैं, क्योंकि बहरहाल कॉस्ट अकाउंटेंट ने ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देनी होती है। क्योंकि देखें, आपको कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी तो ही आप यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट करके इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल पाओगे ना। इन्वेंट्री की कॉस्ट निकलेगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की वैल्यू आ पाएगी। पीएनएल में क्लोजिंग स्टॉक लेना है आपने, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लेना है, कहां से आएगी? यूनिट्स तो काउंट कर लिए अकाउंटेंट ने, कॉस्ट पर यूनिट कहां से आएगी? इधर से निकलती। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देनी है कॉस्ट पर यूनिट, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत कैलकुलेट करनी हमें आनी चाहिए। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादातर हम इस मेथड से कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम यहां पे दोनों सिस्टम की बात करेंगे। और बाय द वे इनमें फर्क बड़ा थोड़ा सा है। फर्क क्या है? इस ग्राफ, इस टेबल से समझ लो भाई। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करो जिससे आप फेमिलियर हो, आपसे पूछा जाए कॉस्ट पर यूनिट क्या है, आप कहोगे जी डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगा, डायरेक्ट लेबर कितने की लगी प्रोडक्ट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के लगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने का लगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने का लगे। ये जनाब आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट आ गई। आपसे पूछा जाए मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट क्या है, सिर्फ इसको निकाल दो। मार्जिनल कॉस्टिंग से मुराद है, मार्जिनल कॉस्टिंग से मुराद है वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का एक अल्टरनेटिव टर्म है, साइनोनिम है। सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से मुराद वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये बात, अच्छा मैं प्रोडक्शन कॉस्ट का वर्ड ना कहीं मैं बोलना भूल जाया करूंगा। आपने ये अंडरस्टूड रखना है कि हम कॉस्ट पर यूनिट जब भी कह रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट पर यूनिट कह रहा हूं, मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं हर दफा प्रोडक्शन कॉस्ट का वर्ड बीच में नहीं बोल पाऊंगा, बट वी आर डीलिंग विद प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इसलिए कोई इशू उसमें आपके ध्यान में आना नहीं चाहिए। तो जब हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इट मींस ओनली वेरिएबल कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है,
डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी वेरिएबल होती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों हो सकती है, जैसे बिजली वेरिएबल है और रेंट फिक्स है, ठीक है। तो ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी वेरिएबल है। जब हम मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट पूछे आपसे, इसका मतलब है सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, रेंट, डेप्रिसिएशन आपने अपने कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करनी। लेकिन जब आपसे पूछा जाए एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो आपने फिक्स कॉस्ट भी शामिल कर लेनी है। तो जनाब ये डाइस आपकी फैक्ट्री में बना, आपसे पूछा जाए इस डाइस की कॉस्ट बताओ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाई किस सिस्टम के तहत कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, किस सिस्टम के तहत। आपसे कहा जाए एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के तहत, अच्छा जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ये डेस्क बना 195 का। अगर पूछा जाए अच्छा जी मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत ये डेस्क बना 180 का, ठीक है जी। कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है। फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में शामिल कर लो, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है कि सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है। डायरेक्ट तो आनी है, उसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं, वो मार्जिनल है या एब्जॉर्प्शन है, डायरेक्ट तो सारे सब में आनी है। ओवरहेड की बात आती है कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड ले लो अपनी कैलकुलेशन में, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों ले लो। हम ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम इन दोनों हम चाहें तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट कर लें, चाहें तो हम फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी। ये दोनों काम हम कर पाएंगे। हम चाहें तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करें, चाहें तो टोटल ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करें, दोनों हम काम कर पाएंगे इस चैप्टर में। जी बेटा, सॉरी बेटा, इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट को ही हम ओवरहेड कहते हैं ना भाई। इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही दूसरा नाम ओवरहेड है बेटा। मैं बिजली, इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट बिजली, हेल्पर्स आपके जो काम कर रहे हैं, लुब्रिकेशन ऑयल मशीनों में जो डाल रहा है, ये सारी इनडायरेक्ट जो ओवरहेड्स हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड आपका फैक्ट्री का रेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड आपकी फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड आपका फैक्ट्री मशीनरी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स हैं फिक्स्ड। और वेरिएबल जैसे मैंने कहा लुब्रिकेशन ऑयल है, बिजली है, ठीक है, सैंड पेपर है, ये सारे इनडायरेक्ट, ये वेरिएबल है, इनडायरेक्ट है बट वेरिएबल, ठीक है जी बेटा। बेटा आप बेसिकली प्राइमरली हमने बात कहां शुरू की, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। कॉस्ट पर यूनिट कि भाई ये डेस्क कितने का बना, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत भी इस डेस्क की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत भी इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल दूसरा है कि हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए क्यों होती है, कॉस्ट पर यूनिट हमें क्यों चाहिए। तो कॉस्ट पर यूनिट के इस्तेमाल कई हैं, जिनमें से एक इस्तेमाल फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रेफरेंस से आप जरा ध्यान में लाओ। पीएनएल बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो पीएनएल बनाते हुए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी ना। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट्स इन हैंड, यहां से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकलेगी ना भाई। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो, पीएनएल बना रहे हो या बैलेंस शीट बना रहे हो, आपको कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड मेरे पास पड़े हुए हैं जी 500 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड मेरे पास पड़े हुए हैं 500 यूनिट्स। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर यूनिट से, तो ही मेरे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएगी। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ही लो होती है, तो मैंने इसको बैलेंस शीट में भी लेके जाना है, पीएनएल में लेके जाना है, तो मुझे यहां पे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, ठीक है। अब मुझे अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो IS2 आपका इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है वो कहता है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो किया जाए। IS2 आपका कहता है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो किया जाए। लेकिन जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मुझे एक प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करने के लिए कॉस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने एक प्रोडक्ट की इसकी प्राइस फिक्स करनी है कि मैं ये प्रोडक्ट कितने की बेचूं, तो प्राइस फिक्स करने के लिए भी तो आपको कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, पता तो लगे बनी कितनी है भाई।
फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट पे जाओगे। अब वहां पे जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात आ जाए, प्राइस फिक्स करने की बात आ जाए, ये तो बिजनेस डिसीजन है, ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। वहां पे हमारे पास ऑप्शन होती है, मैं चाहूं तो इसको फॉलो कर लूं, चाहूं तो इसको फॉलो कर लूं। हो सकता है मेरी पॉलिसी है कॉस्ट पर यूनिट लो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और इसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर दो, या हो सकता है मेरी पॉलिसी हो कॉस्ट पर यूनिट लो अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें 25% प्रॉफिट ऐड कर दो। ये तो मेरी पॉलिसी है, मैं जो मर्जी बना लूं। तो कॉस्ट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कैलकुलेट करने का फैसला कर सकता हूं, मैं कॉस्ट पर यूनिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करने का भी फैसला कर सकता हूं। मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। ज्यादातर हम वैसे कॉस्ट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर में दोनों की ही बात करनी है। भाई ऐसे कैलकुलेट कर लो, ऐसे कैलकुलेट कर लो, दोनों आने चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मुझे इसी को फॉलो करना होता है। बेसिकली ये दोनों कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के तरीके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट पर यूनिट इस मेथड से की जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए इन दोनों में से जो मर्जी मेथड आप फॉलो कर ले, ठीक है। इन दोनों मेथड के बाय द वे डेफिनेशन में फर्क है, वैल्यू में फर्क है, इनकी एप्लीकेशन में, कैलकुलेशन के तरीके में, कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन के तरीके में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट तो कॉमन है इनमें, ये कॉस्ट तो इनमें कॉमन है। मसला तो सिर्फ ओवरहेड पर यूनिट का है कि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट लेने हैं या टोटल ओवरहेड पर यूनिट लेने हैं, ऐसा ही है ना। ये वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है, ये टोटल ओवरहेड पर यूनिट है। मसला तो फर्क तो सिर्फ यहां पे है। तो ये फर्क हमारे न्यूमेरिकल में कहीं बहुत ज्यादा कोई अलग मेथड के तौर पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ एक ख्याल है कि हम बिजली ले ले ओवरहेड में तो वेरिएबल पे आ जाएगा, बिजली के साथ किराया भी डालो तो टोटल ओवरहेड हो जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है। हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहां पे सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड लिया जाते हैं, यहां पे टोटल ओवरहेड लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी सारी कैलकुलेशन का तरीका, मेथड्स सब दोनों में सेम है। इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, मेथड में कोई फर्क नहीं होने वाला। जी कोई सवाल? अच्छा, ये आज के लिए इतनी बात ही। बाकी इंशाअल्लाह कल हम चलेंगे आगे कि भाई ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसको एस्टिमेट करने का तरीका क्या है, ठीक है जी। कल यहां से हम बात शुरू करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।